हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशीष कुमार क्लासेस। तो आज आशीष कुमार क्लासेस की पहले वीडियो डाल रहा हूँ। मैं काफी टाइम बाद डालूंगा एक वीडियो। तो आज मैं साइंस का जो है क्लास 10th का सैंपल पेपर थोड़ा बहुत सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अभी हाल ही में स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना क्या कहते हैं थोड़ा ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूंगा। मैं कोचिंग थोड़ी बहुत ही मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट सबको पढ़ाने के लिए। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल आशीष कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो ये वीडियो को। जो अभी इस टाइम 24-25 सेशन में अपना क्लास 10th का ये साइंस का पेपर देने वाले हैं। तो मैंने अभी थोड़ा ये पेपर को एनालाइज किया है काफी, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था। तो पेपर बहुत ही ज्यादा टिपिकल सा है ये सैम्पल पेपर। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ होता ही है। सीबीएसई का टफ होता है। वह बाकी बोर्ड का मुझे नहीं पता, मैं तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ। देखो सीबीएसई बोर्ड का जो आजकल जो हिसाब देखा है मैंने, 50% जो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड के ऊपर। तो पेपर का पैटर्न मैं आप सभी को पूरा समझा दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर का पैटर्न ये है कि सेक्शन ए आएगा, ऊपर देखो सेक्शन ए है। उसमें आपके पास 16 क्वेश्चन या सिंपल भी हैं और कॉम्प्लेक्स भी एमसीक्यू हैं। और उसके साथ 4 सेशन रीजनिंग के भी टाइप क्वेश्चन हैं आप सभी के पास, जो कि एक एक नंबर के हैं, सिंपल है। ठीक है। तो मतलब 16 में से आपके जो 4 हैं वो सेशन रीजनिंग के हैं, बाकी सेक्शन बी जो है वो 6 नंबर के, 6 छोटे नंबर क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर के, जो कि 2-2 नंबर के हैं। और सी में जो 7 छोटे क्वेश्चन के हैं टाइप, वो 3 नंबर, मतलब कि 2, 3 और 5 के हैं। ठीक है, समझ लो। ये मतलब 6 शॉर्ट आंसर हैं 2 नंबर के। मतलब 6 2 कितना हुआ, 12। 6 दूनी 12, 7 3 गिन लो, 7 into 3 करके, और ये 3 into 5 हो गया। ठीक है। और ये जो सेक्शन ये आपके 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। ठीक है, पैसेज बेस्ड, बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स, मतलब थिंकिंग वाले ज्यादा क्वेश्चन है, दिमाग का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं ये। इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, मतलब कि अगर मेरे हिसाब से तो इस सेक्शन को तो मतलब ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आप सभी को। ई सेक्शन को मैं मार्क कर देता हूँ, सेक्शन ई वाला जो सेक्शन है। ये एक मिनट मेरे को देना मॉनिटर, ये जो मैं ड्राइंग करूंगा अभी पेन से कर देता हूँ मैं ये जो 6 वाला जो सेक्शन ई है ना, ये वाला, ये तो आपको मैं कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के मतलब कि करना पड़ेगा आपको। टाइम टाइम के ज्यादा देना पड़ेगा, इसे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। मैं थोड़ा लिख नहीं पाऊंगा इस पे, ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। मैं थोड़ा टाइम लिखा है ये, तो टाइम जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा आप सभी को इसके ऊपर, सेक्शन ई के ऊपर। बाकी चलो हम आगे बढ़ते हैं पेपर की तरफ। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखो। तो इसी के साथ अभी चालू करते हैं यार। बार बार पेन थोड़ा चेंज करना पड़ता है गाइस, एक मिनट। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है सेक्शन ए का, कि आइडेंटिफाई पी क्यू आर इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। ठीक है। ये वही केमिकल इक्वेशन है जो PbNO3 वाली, जो आपने एक केमिस्ट्री के साइंस में पहले चैप्टर में पढ़ी होगी, पहले चैप्टर में पढ़ी है। वो वाली क्या है ना, बट उस तरफ आती है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये तो आपकी खुद की किताब में भी है, और किताब में भी वैसे भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ये आपको मूंजावानी भी याद रह सकता है। ये बार कोई नहीं है वैसे। एक बार मैंने वो भी निकाल रखा है जो ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, 2,2,4। ठीक है। मतलब कि ऐसा है कि इसमें क्या करना है, PQR है। समझो क्वेश्चन को पहले, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि PQR को फॉलोइंग उसकी बैलेंस रिएक्शन है, मतलब बैलेंस रिएक्शन बनानी है। ठीक है, PQR की जगह कौन सा ऑप्शन सही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 2 PbNO3। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे टू, इसका 2 और इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 2N भी होगा। ठीक है,
2n भी हो जाएगा, यहाँ 2 इधर हो गया, 2 इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हो जाएंगे, 6। इधर भी 6 करने हैं। ठीक है, 6 यहाँ पे हो जाएंगे। अभी यहाँ पे अगर तुम लोग 4 लिखोगे तो दो दो ये 4, ये बाकी ये हो जाएंगे तुम्हारे। ये मतलब कि आपको ना केमिकल इक्वेशन याद होनी चाहिए, बैलेंस कैसे किया हुआ है। ये तो आप मुझे भी कर लोगे। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेटल कॉलम वाला है, मैथ्स का कॉलम वाला है। इसमें आप सभी को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं अभी तक मैंने। ये उस चैप्टर में आता है जो हमारे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में ही आता है। ये एसिड बेस वाले में आता है, तुम्हारे मेटल्स वाले चैप्टर में, मेटलॉइड्स के वाले चैप्टर्स में आएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है ये, जिसमें गैलियम ये एल्यूमिनियम मैग्नीज वगैरह ये सब आते रहते हैं। तो आप लोग इसमें रेफर कर लो। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, ए का 3, बी का 1, सी का जो ये क्या कहते हैं 4, और डी का 2। ठीक है, तो ये वाला जो है मतलब कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ। एक मिनट, इसका रेस करना थोड़ा। ये देखो, ये मैंने थोड़ा रेस करा है इसे। तो ये मतलब कि जो रहेगा इसका ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। या फिर आराम से जाके टिक कराना एग्जामिनेशन में। वैसे ये जो क्वेश्चन है बड़ा डिफिकल्ट सा है। मतलब ए का आएगा 3, यानी ए का होगा 3 एल्यूमिनियम। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का ये मैच करेगा। ठीक है, बी का 1 होगा, बी का 1 गैलियम। ये तो पता होना चाहिए क्योंकि पाम पे जो है गैलियम ही रखा जाता है। ठीक है, और ये जो है अपना सी का जो है 4, सी का 4 है। सी का 4 आएगा नाइट्रिक एसिड। ये मैंगनीज मैंगनीज होएगा। वो जो मेटल है वो जो हाइड्रोजन को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, वो सेकंड ऑप्शन आएगा, जो कि है ये एयू। तो ये मैं, चलो ठीक है, कर लेना अपना भी ये वाला क्वेश्चन। और मैं आगे और चलता हूँ, आगे बढ़ते हैं इससे। तो फिर आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो ये जाता है, एक बैटरी दे रखी है, इसमें बल्ब है जो ग्लो नहीं कर रहा बेचारा। ये तो फिर ये सॉल्यूशन के बारे में पूछा है कि कौन सा सॉल्यूशन ये क्या होगा। तो इसका आंसर अभी देखते हैं क्या आएगा इसमें। थर्ड का जो है, थर्ड का आएगा जो ऊपर वाले का है, C2H5OH। क्योंकि अल्कोहल ये वाला वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि OH आ गया तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बल्ब जला नहीं ना। अगर HNO3 होता तो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। एसिड में H पॉजिटिव आया, हमेशा याद रखो। जो एसिड होता है उसमें H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड ए और सी वाले तो जो हैं वो एसिड हो गए ज्यादा। इसमें हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो H पॉजिटिव जहाँ आयंस ज्यादा होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा लिख लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन होएगा इधर उधर, तो यहाँ पे बल्ब जलेगा। अब यहाँ के इसमें क्या है कि बल्ब जल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये अल्कोहलिक सोल्यूशन है। ठीक है, या तो एल्कलाइन होएगा या अल्कोहलिक सोल्यूशन होगा। एल्कलाइन नहीं, एल्कलाइन में भी जलता है क्योंकि मिनरल्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन अल्कोहलिक सोल्यूशन है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये विजुअल इम्पेयर्ड सोल्यूशन को होगा, इसका भी आंसर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट एसिड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका आपने देख लिया होगा। तो ये क्वेश्चन आता है आपके टाइट्रेशन के ऊपर आता है क्वेश्चन है ये, फिनोक्थिलीन के ऊपर टाइट्रेशन इसमें पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये उस चैप्टर में से आएगा, तुम्हारा एसिड बेस वाला ही चैप्टर है। वीक एसिड और वीक बेस वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें से है ये। तो इसका तो वैसे आंसर COD तो बिल्कुल भी नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे pH की बात ही नहीं है। ये तो कलर डिसअपियर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर में हम देखते हैं क्या है। इसका आंसर होगा, एक मिनट, इसका pH के हिसाब से किया गया है। मतलब pH है 7 से ज्यादा और इसका कम है। अच्छा, समझ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में गड़बड़ हो गई थी गाइस, सॉरी, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, एक्वा सोल्यूशन ए जो है वो फिनोक्सिलिन सोल्यूशन पिंक। ठीक है, पिंक कलर का फिनोक्सिलिन जब हमने उसके अंदर इंडिकेटर डाला तो सॉल्यूशन ए पिंक हो गया। अब जब को उसको बी और ए में डाला तो पिंक कलर डिसअपियर हो गया। तो सॉल्यूशन ए में और ए, क्या इसकी स्टेटमेंट कौन सी ट्रू होगी ए और बी के लिए। तो इसका आंसर ये आएगा, सी ऑप्शन, इट हैज अ pH ग्रेटर देन 7। मतलब कि ए का जो है pH 7 से ज्यादा है। मतलब 7 से pH ज्यादा है तो पिंक, पिंक आएगा। पिंक मतलब
इसमें अगर फिनोक्सिलिन में अगर हम पिंक करेंगे तो एसिड आएगा। अगर कलरलेस आ जाता तो वो बेस होता, ठीक है। तो ये बी वाला होता, मतलब डी वाला ऑप्शन होता है इसमें, कि सात वाला कम है। और इसमें जो बी वाला है वो तो सोल्यूशन जैसे ही हमने ए में बी में डाला वो कलर डिसअपियर हो गया। तो सात से कम बी एच था, बेच आएगा। मतलब कि वो बेसिक था क्वेश्चन, कहने का ये है वीक एसिड और वीक बेस का था। एसिड बेस वीक क्या क्या आएगी। तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आराम से। एमसीक्यू तो मेरे को फिर भी फिलहाल थोड़े बहुत आसान लग रहे हैं। मैं अभी ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ठीक लग रहा है गाइस तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दे यार। अभी पूरा पेपर तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ये मैं सोच रहा हूँ, ये अभी सेक्शन ए चल रहा है ना, तो इसमें 17 16 17 क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन है इसमें। हाँ, इसमें क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में से मैं पूरे 20 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर अगले सेक्शन के लिए मैं पार्ट 2 में आप सभी को बता दूंगा। ये पार्ट 1 रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है जाएगी। तो बैकग्राउंड में अगर वॉइस आई तो प्लीज गाइस थोड़ा इग्नोर करें, घर पे ऐसे ही चलता रहता है। तो इसी के साथ अभी आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कौन से क्वेश्चन पे था? मैं क्वेश्चन तो ये हो गया था मेरा। ये क्वेश्चन हो गया मेरा, फिफ्थ पे आ गया। फिफ्थ का क्या क्वेश्चन क्या कहता है? तो 50 ग्राम लेड पाउडर है जो उसको 300 ml ब्लू कॉपर सल्फेट में डाल रखा है कुछ घंटों के लिए। तो वो सोल्यूशन कलरलेस हो गया है। तो फिर किस चीज का एग्जांपल है, मतलब कि वही लेड वाला हिसाब है। तो इसका जो आंसर होगा वो हम देख लेते हैं क्या आएगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेस हो रहा है। जो कि लेड है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, अपना एक्सचेंज कर रहा है, जिसकी वजह से लेड सल्फेट बन रहा है जो कि कलरलेस सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसका आंसर डिकम्पोजिशन नहीं होएगा, ना कॉम्बिनेशन होएगा, ना डबल डिस्प्लेसमेंट होएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन में वो जो है वो कंबाइन करके एक सोल्यूशन बनता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो टूटता है, मतलब एक से दो बनते हैं, ठीक है। एक को हीट करोगे तो उसके आगे से बहुत दो, मतलब कुछ नया कंपाउंड बनेगा। ये हीट करने, इसमें हीट का इस्तेमाल है डिकम्पोजिशन में, ठीक है। कॉम्बिनेशन में दो को तो तुम जोड़ोगे, जो लाइव वाला एग्जांपल है वो जो मैंने पढ़ा रखा है, वो जो आप पढ़ सकते हो, मैं पहली वाली वीडियो में बना रखी है मैंने उसपे। तो ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो दो दो कंपाउंड होते हैं, वही आपस में इधर उधर 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 होते रहते हैं, ठीक है। इसका आंसर सी होएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंड है और एक ही सल्फेट है। जैसे वो वाला जो किसी भी मेटल के साथ ले लो इसका एग्जांपल। और वैसे भी एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है, मैंने भी पढ़ा था। मेरा भी ऐसे ही सेम पेपर आया था लगभग। भले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम थे, फिर भी हमारे में भी थे, ठीक है। वैसे मैंने 10th क्लास का तो दिया नहीं पेपर, लेकिन फिर भी मुझे पता है कैसे पेपर मैंने प्री बोर्ड तक तो दिए हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर। एक्स का 2 है, 2 8 है, 2 8 7। वाई का 2 8 2, और ये जेड का 2 8, ठीक है। अब ये इसमें पता क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि ये ऑप्शन कहता है कि वाई एंड जेड आर मेटल्स, ठीक है। वाई एंड एक्स आर नॉन मेटल्स। ये मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है ये। एक्स वाई जेड क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो उसमें आएगा। तुम्हारा चैप्टर कौन सा आता है? एटम, एटम वाले चैप्टर में आएगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आता है ये तुम्हारा। तो इसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है सबकी, एक्स वाई और जेड की। तो फिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये कि पूछ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या है, वाई और जेड क्या है, मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स है, या एक्स नॉन मेटल है या फिर वाई मेटल है। मतलब मेटल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा क्या मेटल है क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट, क्या आएगा। सी का आएगा एक्स। सी ऑप्शन इसका आएगा, एक्स इज ए नॉन मेटल एंड वाई इज ए मेटल, ठीक है। तो ठीक है, इसको देख लेना है। एक्स इज नॉन मेटल एंड वाई इज अ मेटल, ठीक है। ये एक्स की कॉन्फ़िगरेशन आती है नॉन मेटल में, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से निकल जाएगा, स्टेबल होएगा अपने, ठीक है, ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें ऑर्बिट्स का हिसाब होता है, क्योंकि 2 4 8 का होता है ना हिसाब।
तो यहाँ पे स्टेबल 208, तो ये पे स्टेबल है, ठीक है, मतलब अनस्टेबल है ना, 248 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो वाई है, जो मेटल है, उसमें 282 है, 282, मतलब लास्ट में जो है ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब नॉन मेटल है, मतलब मेटल्स नहीं, मेटल थोड़े अनस्टेबल होते हैं, तो ये कोई कंपाउंड है दूसरा 28 वाला जो कि अनस्टेबल है, और जो वाई वाला है मतलब जो कि स्टेबल है, और वाई वाला जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 28 स्टेबिलिटी, 28 स्टेबल होता है, जो दो 2 8 16 ऐसे चलता है, 2 8 16 आगे तक जो रूल होता है उसके हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन निकालते हैं अपने आप में, ठीक है, लूज करते हैं। मेटल्स का याद रखो कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है। तो अपने वो लास्ट ऑर्बिटल के शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है, वही वाला। और जो एक्स वाला है वो तो स्टेबल है, तो वो नॉन मेटल में आएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहते हैं, मैं फटाफट कहा देता हूँ, काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फटाफट देख लेते हैं इसके आंसर। इसका कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड कर लेना आप, इसका आंसर आएगा कुकिंग ऑफ फूड एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो और ये जो आगे का अगला क्वेश्चन होता है क्या है, ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एटीपी is produced along with the formation of other products of the reaction, which of the following events is associated with production of maximum ATP molecules by molecules glucose of the synthesis of, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस एटीपी कहाँ सेलुलर ऑक्सीडेशन होती है ना ग्लूकोज की, तो एटीपी प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन होती है अलग प्रोडक्ट्स की रिएक्शन में। तो इवेंट्स का क्या एसोसिएट करते हैं एटीपी की मॉलिक्यूल्स को निकालने में इस प्रोसेस में, ठीक है। तो मतलब कि वो अदर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं लास्ट में, तो उसका वो उससे आते हैं, क्या कहते हैं, इसमें वो आती है, क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल से क्वेश्चन है ये उसमें आता है, क्या कहते हैं, वो लिविंग, वो उसमें बायोलॉजी का ये पार्ट है हमारी, तो ठीक है। ये भी उसी में ही आता है, तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर आता है, बायोलॉजी से क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें। तो इसका आंसर जो होगा होगा कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स, ठीक है। ये ह्यूमन सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो निकलती है, ठीक है, यहाँ से एटीपी के साथ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। अब ये हार्ट से तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है, जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन होता है ये। नॉर्मली जनरली आता है ये, जो कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर नंबर 7, उसमें से ये क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन जिसमें रिफ्लेक्स आर्क होती है वो वाला है, उसमें से हार्ट वाला आता है ये क्वेश्चन। ये तो आता ही आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब बायोलॉजी से हैं सारे, जो ये 10 11 12 ये सारे उसी से, ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से आएगा तुम्हारा 12 वाला, ठीक है। और इसका जो है ये 13 वाला ये उससे आएगा, ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर लाइट वाला चैप्टर है ये तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। और ये जो लाइट वाले से क्वेश्चन है, और ये अभी ये सेशन रीजन है, अभी इनकी जल्दी जल्दी फटाफट सोल्यूशन करा देता हूँ मैं तुम लोगों को, फिर बाद में आप अपना पढ़ लेना अपनी, नहीं तो टीचरों से रेफरेंस ले लेना। बाकी मैं तो अभी कुछ नहीं कहूँगा, अभी मैं ये सॉल्यूशन के था कुछ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आपको ठीक लगेगा तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर लो, क्योंकि अभी आप लोगों के बस अगले महीने पेपर ही हैं, मतलब कि फरवरी में 15 फरवरी से तो पेपर ही हैं, 17 या 15 से पता नहीं डेट का मुझे। तो अपना तैयारी कर लो फटाफट, ठीक है। तो पेपर बहुत मुश्किल आ सकता है, संभावना तो है, जिस हिसाब से ये एसक्यूपी का पेपर देख रहा हूँ मैं। तो पेपर वैसे मेरे हिसाब से तो इजी आएगा, 10th क्लास की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 10th क्लास का पेपर इजी आता है हमेशा, क्योंकि बोर्ड वालों को पता है कि हाँ भाई बच्चे नहीं कर पाएंगे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि एवरेज बच्चे भी होते हैं, कई सरकारी स्कूल वाले भी बच्चे, तो सबके लिए बनाना होता है ना ऑल ओवर इंडिया भी। तो पेपर थोड़ा आसान करिए, ठीक है। अब जो वही है ना, सबको पास भी तो करना है 10th क्लास में, वैसे थोड़ी ना सबको लटका देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी ना, नीट जे थोड़ी ना दे, हम नीट जेई गए तो सबको लटका देंगे। वहाँ होती है नेगेटिव मार्किंग, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं आगे से, 9th का क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो 9th का क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। ये वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप वाला है, पंप वाला, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो है वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और राइट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है, इसको याद कर लेना अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन हर्बीवोर्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। इसका आंसर वैसे जनरली भी आता है कि हर्बीवोर्स में जो है सेलुलोज को डाइजेशन कैसे होती है, तो वो कहते हैं उनका इंटेस्टाइन है वो थोड़ा लार्ज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, इसका अप्रोप्रिएट सा आंसर है क्या है, ये लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, डी ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन आएगा इसका, ये वाला लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब लंबा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा वाला, ठीक है। इसको मार्क कर लेना, लॉन्ग बड़ा बड़ा लंबा होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन उनका, तो लंबा जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन वो होता है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल जाता है सारा, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे वो विलाई वगैरह आते हैं जो अब्सॉर्ब करते हैं सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो यहाँ पे सेलुलोज की जो डाइजेशन होगी वो लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, ठीक है, लंबे वाले में। तभी सेलुलोज डाइजेस्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि हमारे ह्यूमन बींग्स का स्मॉल इंटेस्टाइन काफी छोटा होता है, मतलब कि इतना ही समझ लो, 2-3 सेंटीमीटर का ही होगा। और वो फिर बहुत मुश्किल से फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर वो निकल जाता है काम यहाँ से। अब ये सही बेल डिसफंक्शनिंग है, ये वो सही बेल वाला जो है ना बेल में आता है, ठीक है, ये वाला। तो उस डिसफंक्शनिंग में क्या होता है, मतलब कि पेशेंट का क्या रिजल्ट आता है, कौन सी एक्टिविटी फिर वो डिस्टर्बेशन हो जाता है, उसको स्टार्वेशन होती है, क्या क्या होता है इसमें। तो इसका आंसर 11 का देखते हैं क्या आएगा, ये पोस्चर इम्बैलेंस, क्योंकि देखो नर्वस सिस्टम की दिक्कत है, अगर यहाँ पे जो सही डिसफंक्शनिंग हो जाती है हमारी, तो पोस्चर बैलेंस नहीं बन पाता, क्योंकि वो लव्स वगैरह है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो पोस्चर वगैरह बैलेंस तो इधर उधर हो ही जाएगा। तो पेशेंट का जो ये हाल होगा वो सी वाला हाल होएगा ज्यादा, ठीक है, ज्यादा रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएगा उसका पोस्चर बैलेंस। तो मतलब काफी सोचने में, मतलब काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन वह बहुत पेपर को ना सोच के करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं यही टिप यही सलाह रहेगी बच्चों को कि हाँ भाई अपना थोड़ा सोच समझ के पेपर को करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना अपना तो पेपर बहुत आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है, हाई फाई पेपर नहीं बनाया हुआ किसी ने। सीबीएसई को भी पता है कि हाँ भाई बच्चे इतना हाई फाई पेपर नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है। तो आगे के बढ़ते हैं हम, Barker in snails individuals can begin life with male depending on environmental condition they can become female as they grow, this is because, ठीक है। कि वो क्या बोल रहा है, स्नेक जो अपनी लाइफ है वो अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है जब उनकी फीमेल प्रजाति मतलब कि वही हेरिडिटी से क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे, ठीक है, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से। तो वही स्नेल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं हम। सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स, अच्छा ठीक है। तो यहाँ का कहना ये है कि वही है ना, स्नेल्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी लाइफ है जो मेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कि ठीक है, फीमेल एज दे गो, इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर होता है, क्योंकि वो जेनेटिकली वो उनका वो होता ही नहीं, जेनेटिकली डिटरमाइंड ही नहीं होता स्नेल्स में, सेक्स होता ही नहीं है मतलब कि प्रोड्यूस होता ही नहीं उनमें, तो उनका तो बस है अलग ही सीन है। मतलब स्नेल्स जो है अपनी जो जिंदगी है, लाइफ मेल can begin life as a male or depending on the environmental condition they can become female as they go, मतलब कि वही है ना, पहले तो हम मेल होते हैं, फिर उसके बाद जैसी जैसी कंडीशन होती है वो उसी हिसाब से फीमेल भी हो जाते हैं। तो इनके अंदर सेक्स तो होता नहीं है, सेक्स थोड़ी ना होता है, ये अपने आप ही प्रोड्यूस करते हैं अगले, क्योंकि ये वो होते हैं ये सेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो आगे का अब ये लाइट लाइट से क्वेश्चन आता है, ये लाइट से क्वेश्चन आता है, तो फॉलोइंग केसेस आर रे ऑफ इंसिडेंट कलर में तो सिंबल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो। तो ये इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं गाइस। रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, ठीक है। तो थक गया गाइस थोड़ा, पाया सांस फूल गई मेरी। द फॉलोइंग केसेस आर रे इज इंसिडेंट ऑफ द सेंटर, हो गया तो ये, तो इन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, which cases the angle of incidence is equal to 0, ठीक है। वही ऑफ इंसिडेंट कौन के मेरा वाला क्वेश्चन है,
ठीक है, तो इसका आंसर वो क्या कहेगा, ये वाला सी वाला आएगा। परपेंडिकुलर रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड इंसिडेंट ऑप्टिकली, दोनों एक साथ ऐसे जा रही हैं, ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। 14th का क्वेश्चन का आंसर जो है ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है, जो ए एंड बी में से ऑप्शन चूज करने हैं। क्या है ये, व्हाइट लाइट है, एक्स से सीरीज निकल गई, पिरामिड है, प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म से दो लाइट निकल गई है, कौन से कलर की होंगी, ए और बी की कौन सी है, वो है इसमें विबग्यो याद होगा नीचे से तो विबग्यो, ठीक है, विबग्यो के अकॉर्डिंग आप तो ये क्या कहते हैं, इसका आंसर आएगा रेड और वायलेट, ठीक है, रेड और वायलेट का आंसर आएगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन रहेगा, ए वाली जो ये होगी रेड होगी, और जो बी वाली होगी वो वायलेट होगी, क्योंकि लास्ट की दो पूछे हैं तो ए ऊपर की और बी नीचे की, ठीक है। To identify the incorrect statement, energy available in the production is maximum because to the producer, प्रोड्यूसर को है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है इतना, क्योंकि देखो क्या होता है, जो वो मतलब मैक्सिमम जो प्रोड्यूस करता है उसको मैक्सिमम इतने इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आप ही अपना कर लेते हैं काम, ठीक है, तो इसका इसका आंसर जो होगा अप्रोप्रिएट 15 का, यूटिलाइज 10% एनर्जी, ठीक है, 10% वो अपने आप को अगले को दे देते हैं, ठीक है। ये मतलब कि अपने आप ही अपना बनाते हैं, ठीक है, यूटिलाइज 10% ऑफ द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर द रेस्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये यहाँ का 16वां क्वेश्चन आ जाता है, इसी के साथ आपके एमसीक्यू खत्म होते हैं। ये जो चार क्वेश्चन है वो तुम्हारे सर्शन रीजन के आते हैं, जिसमें करते हैं आगे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, ठीक है। डिकम्पोजिशन का क्या रोल नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, रोल है नहीं, रोल नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे भी गलती कर जाएंगे कि हाँ भाई जल्दी जल्दी में क्या कहते हैं पेपर में वो चौड़े में होते ही है, पता है आता है आता है आता है, तो सारे मार आते हैं उसमें, ये कहते हैं उल्टा भाई, जो उसमें रोल होता है ध्यान से पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को रीड के अच्छे से करना है केयरफुली, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल है। कहीं पता चले तुम एक एक नंबर अपना गवा दो, एक एक नंबर की कीमत होती है। तो इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफेयर, ऑक्सीजन का वो काम नहीं करता, ठीक है, ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन होएगा, ठीक है। नेचर रिप्लेसमेंट, हाँ मिट्टी को वापस से बनाता है, ठीक है। वेस्ट का डिकम्पोज कर देता है, ब्रेक डाउन अपने डेड को रिमेन्स को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि डिकम्पोजर्स वही होते हैं ना, जो रेड वॉर्म्स होते हैं, अर्थ वॉर्म्स होते हैं, वो ऐसे ना खा जाते हैं उसे, उस जो अपना उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे जो सॉइल होती है वो मिनरल्स बनती हैं, वो गया सा, ये इन्वायरमेंटल साइंस का भी एक टॉपिक आता है, ये इकोसिस्टम, वो लास्ट चैप्टर में आता है ये, इकोसिस्टम चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक हमारे सेशन रीजन आ जाते हैं, और बस ये वाला हम सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अगले पार्ट में आप सभी को शॉर्ट आंसर का मैं पढ़ा दूंगा, एक एक पार्ट करके हम फिर पेपर वो सैंपल पेपर पूरा कर लेंगे, क्योंकि एक सांस में तो ये हो नहीं पाएगा, काफी लंबा पेपर है, मुझे सबके सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा पढ़ के भी आऊंगा अपना, ठीक है, तो कोई नहीं। तो 7वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्या कहता है सेशन हमारा, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सब्सटेंस X, ठीक है, a colorless gas is produced which give a pop sound, ये इतना आसान, ठीक है। की बात कैसा है कि डाइल्यूट HCl डालना है, HCl के अंदर जो सब्सटेंस उसके अंदर एक्स है, वो की कलरलेस है, जो कि पॉप साउंड दे रहा है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है, H2 गैस निकल गई, ठीक है। इज द बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर, ठीक है, बर्निंग मैच स्टिक लाए तो पॉप की साउंड आ गई, वो उसमें कहा था ना एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने शुरू कहा नहीं है, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैंने अपलोड नहीं की, मैं अपलोड कर दूंगा उसे। तो फिर मैंने ये वाली उस वीडियो में मैंने बताया रखा है सारा कुछ। और रीजन आर इज क्या, इन दिस रिएक्शन मेटल एक्स इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो वो बताना है कि क्या है असर्शन और रीजन, मतलब कि ये होता है कि आप जो असर्शन है क्या वो रीजन उसका ठीक है या गलत है, क्या है, ठीक है, या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक उसके बारे में, ठीक है, तो ये वाला ऐसा होता है, ठीक है, असर्शन रीजन में। तो 17वें का आंसर जो होगा
सी होगा, ए ट्रू है, लिखा आर फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि देखो मेटल एक्स इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, इसमें जो मैटर है वो हाइड्रोजन से डिस्प्लेस थोड़ी ना हो गया यार। क्या बात करते हैं, ये तो वो वाली जो रिएक्शन है ना, वो तो प्रोडक्ट निकल गया। वो तो प्रोडक्ट है, वो मेटल थोड़ी ना है। पहली बात तो एक्सम, ये तो कुछ और ही कह गया, तो गलत बात है ना। तो इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। 18वें पे चलते हैं। तो जनरली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द सेल इन एंड इन अ जर्म सेल इज नॉट द सेम इन स्पीशीज, ठीक है। अपने स्पीशीज में सेम नहीं होते, ठीक है। तो इसका रीजन का ही है, when two germ cells combine they restore the normal number of chromosomes in a species, कि जो दो जर्म सेल्स होते हैं कंबाइन करते हैं तो वो अपना रिस्टोर करते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, अपनी स्पीशीज में, ठीक है। जर्म सेल की सेम, मतलब सेम स्पीशीज में ही रख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा क्या आएगा, बोथ ए एंड आर इंटू एंड आई इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मुझे भी ठीक लग रहा था, ठीक है। क्योंकि अपना, क्योंकि देखो क्या है कि जो दो सेल्स है वो कंबाइन करेंगे, क्योंकि वो नंबर क्रोमोसोम होंगे नहीं अपने, ठीक है, जर्म सेल के अंदर, क्योंकि दोनों सेम स्पीशीज आ ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती रहती है, तो डीएनए का इंफॉर्मेशन वो कॉपी गलत भी कर सकता है, तो डीएनए की मर्जी है। तो सर 19वें पे आ जाते हैं, इसी के साथ दो क्वेश्चन रह गए हैं। तो फिर अब इस वीडियो को एंड करूंगा, मैसेज भी बहुत आ रहे हैं मेरे पास, तो बिजी आदमी है, ठीक है। तो चलो फटाफट इसको भी निपटाते हैं। 19वां क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड आर इंटू आई इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ए और आर ठीक है, ए और आर ठीक है, गलत है, तो देखो दोनों ठीक है, ठीक है। देखो ए इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों बातें तो ठीक है, मतलब बातें तो ठीक होती हैं, लेकिन कई बार रीजन थोड़े गलत हो जाते हैं, या तो दोनों बातें गलत होंगी या तो दोनों बातें सही होंगी, ठीक है। तो ये असर्शन रीजन का यही हिसाब होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट, ठीक है। अपने से कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो अपनी इमेज पीछे बनाता है, ठीक है। एंड इट इज द इमेज फॉर्म्ड इन वर्चुअल, वर्चुअल होती है, ठीक है, सीधी होती है, सीधी, ठीक है। वर्चुअल ऐसे होती है, वर्चुअल, ठीक है। ये ऐसे होती है वर्चुअल, सीधी उल्टी ऐसे ऐसे बनाते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव थोड़ी ना होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि नीचे बनी है। तो बात तो गलत कर गया ना, ठीक है। रीजन गलत है इसका। पहली बात तो दोनों बातें ही अलग है। ये तो अपना फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि वर्चुअल है तो पॉजिटिव होएगी, रिवर दोनों मैच नहीं खाती। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये ठीक नहीं है, ठीक है। दोनों वैसे ठीक हैं दोनों कहने में, क्योंकि बिहाइंड बनती है तो इमेज वर्चुअल होएगी, ठीक है, सीधी खड़ी होगी ऐसे, ऐसे बनेगी। जब कॉनकेव मिरर होगा उसके ऐसे सीधा बनेगी, ठीक है। और जो उसका साइन कन्वेंशन है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो ऊपर से ऊपर है, तो ठीक है। समझ गए होंगे आपको। असर्शन ऑफ इफ द लॉइंस आर रिमूव फ्रॉम द फूड चेन, अच्छा हो मतलब कि बहुत आसान क्वेश्चन है। लॉइंस है जो वो फूड चेन में वो हो गए हैं, कि कितने मूव हो गए हैं, तो अफेक्टेड, क्या इफेक्ट पड़ेगा फूड चेन के, वो बता रहे हैं। फूड चेन के बीच में, इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन हाउएवर इफ द लॉर्ड्स आर फ्रॉम फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। बात तो ठीक है भाई, लॉइन का तो कोई चक्कर नहीं, लॉइन तो खाए फाड़ में। अगर भाई पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे, तो कहाँ कौन खाएगा। घास है, ये घास है, घास को भी तो भेड़िया खाएगा, भेड़िया भेड़िया को फिर शेर खाएगा, फिर शेर को, पहली बात तो शेर को कोई खा ही नहीं सकता। हाँ शेर को हम खा सकते हैं जाके, उसको टाटा कर दो फिर खा जाएगा, ठीक है। ये लोग ऐसे हंटिंग कर दो, ठीक है, इसको कर, हाँ कर दे, ठीक है, सर खत्म कर देंगे। तो मैं खाते ही हैं लोग। तो इवन आज जो बनता है, प्लांट्स आर प्रोड्यूस यू कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट, ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है, कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, और लॉयंस होते हैं वो जो खाते हैं, वो कंज्यूमर्स हैं, उनको तो चाहिए माल अपना, ठीक है। तो इसका डी का ऑप्शन क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। ए तो भाई, भाई मतलब ए तो, मतलब कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर लोइन को तुम
दिक्कत हो गई तो लॉयन की तो पॉपुलेशन ही कम हो जाएगी। अभी तुम लोग सोचो, 1 मिनट के लिए, अगर मान लो इसमें जो लॉयन है वो अगले फूड चेन के अंदर, वो अगर मूव हो जाते हैं, उन्होंने शेर निकाल दिए, ठीक है, फूड चेन साइड डिस्टर्ब, मतलब कि क्या कहते हैं, अगर तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि लॉयंस है अगर फूड चेन से निकल जाएंगे तो फूड चेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर प्लांट्स निकल जाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा। ये क्या बात हुई? जबकि आर वाला रीजन तो ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर है, प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे और शेयर खाएंगे, ठीक है। रिवर फूड चेन तो भैया दोनों तरफ से ही होएगा ना। जैसे मान लो अब लॉयंस को ही मूव करेंगे, ठीक है, तो लॉयंस की पॉपुलेशन कम नहीं हो जाएगी, ठीक है, प्लांट्स को ही मूव कर दिया तो फूड चेन ही नहीं आई, ठीक है। तो ए वाला रीजन गलत है और आर वाला जो है वो ठीक है। ये दोनों अलग अलग थे एस्पेक्ट्स, क्योंकि देखो इसमें बातें हो रही हैं, ठीक है, अपनी अपनी अपनी, सब अपनी अपनी पहले जा रहे हैं। तो इसी के साथ सेक्शन ए भी आप सभी का कंप्लीट होता है, तो तालियां हो जानी चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बस बहुत हो गया, मेरे सांस फूल गया है। तो मैं स्टॉप शेयर करता हूँ इधर। तो अगर आपको गाइस मजा आया हो पढ़ाई करने में मेरे साथ, तो चैनल को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। और इसी के साथ वीडियो, अगली वीडियो के लिए कुछ सजेशन करो और थोड़ा इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो मुझे बता देना। तो ओके बाय। जय गुरु जी। जय